अमृता हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। तो देखेंगे ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। लिपि के बारे में हम कुछ जानेंगे। भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि को सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि बोलकर व्यक्त किए गए शब्दों को लिखने का साधन ही लिपि है। लिपि के अंग भी होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि लिपि के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं: वर्ण, मात्राएं और तीसरा में चिन्ह, विराम चिन्ह जिनको कहते हैं। तो एक एक करके हम बारी बारी से इसको अच्छा से समझेंगे। वर्ण क्या है? तो वर्ण को हम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख। हम ज्ञान तक इसे पढ़ते हैं, जिन्हें टोटल काउंट करेंगे तो 52 लेटर होगा और सभी 52 लेटर को हम वर्ण कहते हैं। मात्राएं, दूसरा में मात्राएं को देखेंगे। स्वर की ध्वनि को प्रकट करने के लिए वर्णों के साथ लगाए जाने वाले चिन्ह को मात्रा कहते हैं, जो कि स्वर के साथ लगाया जाता है। क प्लस मात्रा ये है खड़ी पाई आ का। सभी स्वरों की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे में क की ये अ की मात्रा क के साथ है, जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आ का मात्रा खड़ी पाई के तरह दिखता है। हम इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? का। मात्रा लगा दिए तो ये का बन गया। और क प्लस छोटी ई का मात्रा जब लगाएंगे तो की बन के तैयार हो जाएगा। अब तीसरा में देखेंगे चिन्ह है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को हम जब देखते हैं तो वाक्यों को स्पष्ट करने और सही अर्थ प्रकट करने के लिए, सही इसका अर्थ प्रकट करने के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक। वाक्यों को हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रश्नवाचक प्रश्न युक्त चिन्ह है, वाक्य है। चिन्ह के ही माध्यम से हम उसे पहचानते हैं। विषमयादि बोधक चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह को हम थोड़ा सा उसमें रुकावट रखते हैं, बाकी फिर हम आगे वाक्य को लेके चल देते हैं। और इन्वर्टेड कोमा जो कि महत्वपूर्ण चीज़ों को ऐड करके उसमें रखते हैं। फिर लिपि के बारे में कुछ हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। लिपि का उद्गम। लिपि का आरंभ मानव सभ्यता के विकास से, मानव सभ्यता के विकास से के साथ हुआ था। पहले चित्रों के द्वारा यानी चित्र लिपि के माध्यम से विचार व्यक्त किया करते थे। चित्र बना करके लोगों के द्वारा विचार व्यक्त करते थे। बाद में प्रतीक चिन्ह यानी संकेत लिपि का प्रयोग किया गया। उसके बाद अंत में अक्षरों उसे ध्वन्यात्मक लिपि का विकास हुआ। तो जब ध्वन्यात्मक लिपि आई, फिर देखेंगे हम चित्र लिपि के बारे में। वस्तुओं को विशेष चिन्हों द्वारा चिन्ह लिपि है। चिन्ह लिपि वस्तुओं को विशेष चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है। वस्तुओं को विशेष चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है। उदाहरण में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ध्वन्यात्मक लिपि। हम ध्वन्यात्मक लिपि को ध्वनि के माध्यम से प्रकट करते हैं। ध्वनियों को वर्णों के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क ध्वनि के माध्यम से निकल के आती है। राम कहते हैं तो राम शब्द हुआ, लेकिन ध्वनि के माध्यम से ही निकल के आ रहा है। यही आधुनिक लिपियों
आधुनिक लिपियों में देवनागरी लिपि रोमन अरबी का रूप है। जैसे हम कहते हैं कि देवनागरी लिपि में ही हिंदी लिपि लिखी जाती है, संस्कृत लिपि लिखी जाती है। तो देखेंगे कि भारत में लिपि का विकास कैसे हुई। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी से कई लिपियां विकसित हुई हैं। गुप्त लिपि भी ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। सिद्धम लिपि, नागरी लिपि, नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। नागरी लिपि नाम इसका पड़ा कि गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पे पड़ा। वहाँ शिलालेख द्वारा इस लिपि का आविष्कार किया गया और पहला बार वहीं से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई थी। और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे राम घर जाता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और बाकी और खरोष्टी लिपि ये सब लिपि हैं तो वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और लिपि और सभ्यता के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। लिपि केवल लिखने का साधन नहीं है। लिपि केवल लिखने का साधन नहीं है, यह सभ्यता की पहचान है कि हम किस सभ्यता से बिलोंग करते हैं। पुरातात्वविद शिलालेख जैसे ताम्र पत्र ग्रंथों के आधार पर इतिहास रचते हैं। पहले का इतिहास हमें कैसे पता चलता है? कुछ शिलालेख पर पढ़ के, कुछ ताम्र पत्र पर पढ़ के और इतिहास के बारे में पता चलता है। अगर लिपि न होती तो आज हमें न रामायण महाभारत का ज्ञान होता और न ही अशोक अकबर का ज्ञान होता, और सारे इतिहासकारों के बारे में भी ज्ञान नहीं हो पाती, फिर न ही हमारा देश कैसे स्वतंत्र हुआ। तो विद्वान ने इस सारे इतिहास को ग्रंथों में रच के इस लिपि के माध्यम से रचे और ग्रंथ को छोड़ गए। आज हम लोग पढ़ करके सारी चीज़ को जानकारी प्राप्त करते हैं कब क्या हुआ था। अब हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि की चार्ट। तो देवनागरी लिपि में 13 स्वर होते हैं, जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ। लेकिन हम मूल रूप में स्वर की संख्या देखेंगे तो 11 ही होते हैं। मुख्य रूप से मूल रूप में स्वर की संख्या 11 होते हैं। तो लेकिन देवनागरी लिपि के अंतर्गत 13 आते हैं। अब व्यंजन को देखेंगे तो व्यंजन में 33 वर्ण होते हैं। 33 वर्ण क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ, ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये 25 वर्ण होते हैं। और यार अलावा जिसे अंतस्य वर्ण कहते हैं, 4 गो ई होता है। उसके बाद आगे अंतस्य वर्ण में फिर यार अलावा में ही और उसमें जैसे फिर आ जाएगा संयुक्त व्यंजन। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम वर्ण को डिटेल पढ़ेंगे तब। अब आगे देखते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण की परिभाषा शब्दों, वाक्यों तथा भाषिक रचनाओं को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, समझने का जो नियमों का विज्ञान है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से ही हमें
शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने का नियम पता चलता है। अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें शुद्ध बोलने का ज्ञान प्राप्त नहीं होगी, न शुद्ध लिखने की ज्ञान प्राप्त होगी। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा को सही और व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने की विधि ही व्याकरण है। व्याकरण के मुख्य अंग या भाग कहिए, ध्वनि विचार पहला में, शब्द विचार, वाक्य विचार, अर्थ विचार, लिपि विचार। हम लोग ध्वनि विचार को देखेंगे कि ध्वनि विचार क्या है। ध्वनि विचार अक्षर, वर्ण, स्वर, व्यंजन को, जो चीज़ हम कोई भी वर्ड निकालते हैं अपने मुंह से, जबान से, किसी से बात करते हैं तो अक्षर ही निकलता है या अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। स्वर में बोलें, व्यंजन बोलें, शब्द बना के बोलें, तो ये ध्वनि विचार होती है। वाक्य बना के बोलें या कुछ भी बोलें। शब्द विचार को हम कहते हैं कि शब्दों के रूप, भेद और निर्माण का अध्ययन। शब्द विचार में शब्दों का रूप प्रयुक्त होता है। दो या दो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द के भेद भी होते हैं। शब्द का निर्माण कैसे होता है, सब कुछ हम लोग जब शब्द विचार को डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। वाक्य विचार, तो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अर्थ विचार है, जैसे छंद विचार पढ़ते हैं हिंदी में, छंद अलंकार और मुहावरा। उसके बाद कविता पढ़ते हैं, तो कविता में जो चीज़ नहीं समझ में आती है हम उसका अर्थ विचार के माध्यम से ही शब्दों, वाक्यों को अध्ययन करते हैं। लिपि विचार तो हम आगे